board exams are near and you all are in fear. Why to fear when Komal ma'am is here? बेटा if you want to skip this video अभी skip कर दो, but अगर देखोगे तो last तक देखना. This video is going to be a game changer. There are two type of students. एक जिनको मार्क्स लाने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है एंड दूसरे इतने मार्क्स लाते हैं जिसमें 4 बच्चे पास हो जाए. तो ये दोनों के लिए है, ठीक है. जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं मार्क्स लाने के लिए या जिनको पास होने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं. वेयर एज एक 80% स्टूडेंट है जिसके 80% मार्क्स आते हैं, वो 90s में कैसे जा सकता है. बिकॉज आपके दिमाग में सब कुछ फिट होता है. क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है और आपने बहुत अच्छे से सुना है तो आपको पता होता है कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, बट जब बात आती है उसको रिप्रेजेंट करने की तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. बिकॉज हम लोग राइटिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते या आंसर प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते. तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है उसमें कितना लिखना है और किस पैटर्न में लिखना है. अंडरस्टूड. सो यस, ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. जो भी मैं मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करोगे, वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है और वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है. बट यस, जैसा कि मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है कि ये 10th एग्जाम के लिए मैं इसमें PYQs डिस्कस करूंगी. सो ये पकी पकाई खिचड़ी होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए. एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है प्लस एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू टेल यू. सो यस, अपनी कॉपी पेन उठा लो और जो भी मेथड्स मैं आपके लिए बोल रही हूँ आप उसको राइट डाउन करो. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो प्लीज उन सारे के सारे क्वेश्चंस का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो मैं आपको बोलूंगी कि अपने आप वीडियो पॉज करो और खुद से लिखना. लिखोगे नहीं तब तक आपको लर्न नहीं होगा, क्योंकि अभी लर्न नहीं करोगे तो कब करोगे यार. मैं तो वीडियो में ये सोच रही हूँ कि आपके जितने भी PYQs हैं जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए तब तक मैं बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाली हूँ. अंडरस्टूड. सो यस, पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरह से पैटर्न आता है. यू नो दैट कि आपके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो फर्स्ट 20 आपके कौन से रहने वाले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सबसे ज्यादा डर टॉपर्स को MCQs से ही लगता है बेटा. MCQs आपके अगर गलत तो गलत पूरा 1 नंबर लेके चले जाएगा, एंड अगर टॉपर्स का 1 नंबर भी कट जाता है दे आर लाइक ओ माय गॉड 1 नंबर कट गया मेरा, ठीक है. वेयर एज अगर आप बात करोगे जिनको पास होने के लिए भी मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है तो उनके लिए ये MCQs बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. बिकॉज अगर आपने एक MCQ को अच्छे से समझ लिया तो आप क्या करोगे, 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ फॉलो करने वाली हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है. सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये जो पहली लाइन लिखी है ना यहाँ पे कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ABCDE. बच्चे मेरे को परेशान कर देते हैं. मैं पहले कौन सा वाला सेक्शन करें, A करे कि B करे कि D करे कि E करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं बिकॉज उसके लिए हमको अच्छे से टाइम चाहिए होता है. तो बेटा अगर मैं आपको बोलूंगी जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो आपके कितने ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 4 है ना. तो आप अगर सारा का सारा टाइम लॉन्ग आंसर्स के लिए दे दोगे तो आपके पास ऑलरेडी इतनी एम्पल ऑफ चॉइसेस है. 20 MCQs है आपके पास, फिर 21 से 26 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं, फिर 27 से 33 आपके समवेयर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं. तो इनको कब करोगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. फिर भी मैं आपको बोलूँगी आपको जो भी सेक्शन करना है, मेरा पर्सनल सजेशन जो मेरे लिए भी वर्क करता है वो ये है कि पहले आप सेक्शन A को कर लो एकदम फ्रेश माइंड से, क्योंकि वो MCQs है, आपके मार्क्स लेके जा सकते हैं. क्योंकि मिले तो ऑल और नहीं मिले तो नन, ठीक है, ऑल और नन है ये, ठीक है. इसीलिए 1 से लेके 20 तक. अब इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना कैसे है, लेट मी टेल यू. वेट, यहां पे एक ब्लैंक स्लाइड है, इधर देखो आप. सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर सेक्शन A, सेक्शन A, और यहीं पे नंबरिंग कर लोगे आप. क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7. देखो ऐसे करते करते आपको पूरे 20 नंबर्स लिख लेने हैं,
ठीक है। और ये आप कब करने वाले हो, जब एग्जामिनर आपको शीट देता है ना, आप अपना नेम लिखो, रोल नंबर लिखो, अच्छे से लिखना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, कॉपी खोलना, पहले ही पेज पे सेक्शन ए लिखना और 1 से लेकर 20 तक नंबर डाल देना आप वहाँ पे। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बच जाएगा और सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पहले लिख दिया 1 का, फिर लिख दिया 10 का, फिर लिख दिया 9 का। नो नो, डोंट डू दिस। आप पहले ही एक सीक्वेंस में डाल लो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट का आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और थर्ड का आपको नहीं आता, फोर्थ का नहीं आता, तो इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ दो। ये बहुत नीट एंड क्लीन लगता है और एग्जामिनर को करेक्ट करने में भी बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट फिर आप अगर देखोगे, नेक्स्ट आप देखो, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप, और वेरी शॉर्ट टाइप में आपको क्या 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप में जितना पूछा है ना, बस उतना ही करो, टाइम भी बचाना है, टाइम भी बचाना है। आप ये लेके चलो कि आपको पेपर रीडिंग करनी है, और ये लेके चलो कि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम बच जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम आप लोग जब एग्जाम पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपके माइंड में टाइम चलते रहना चाहिए कि हाँ इसमें इतना, इसमें इतना, लेकिन हाँ रिलैक्स होके करना, पैनिक बिल्कुल भी मत करना। कभी कभी ऐसा होता है, हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं ना, खोलते हैं हमारे सामने, और ऐसा बहुत बार होता है, सबसे पहले वही क्वेश्चन आएगा जो हमें आता ही नहीं होगा और हमें एकदम डर जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताओ कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है क्या, कि जैसे ही तुमने एग्जाम पेपर खोला और सबसे पहले नजर उसी क्वेश्चन पे पड़ी और तुम्हारा सारा ध्यान उसी क्वेश्चन पे चले जाता है। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा पेपर बड़े आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। 1 नहीं आता, 2 नहीं आते, 3 नहीं आते, यू हैव चॉइसेस ऑल्सो, तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना पूछा है डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दे दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन आता है जो आपका, उसमें आपके क्या है, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है, एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया तो 3 मार्क्स का है ना, 4 पॉइंट लिख के आओ, जिसमें से चौथा पॉइंट अगर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो तो एग्जाम्पल लिखना, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन डी, जो लॉन्ग आंसर टाइप है। ये है आपके 5 मार्क्स के। कैसे आपके 5 मार्क्स के हैं। 5 मार्क्स में आपका अब घबराने की बात नहीं है। ऐसे अब नहीं पूछते कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा नहीं पूछते। उसमें आपसे पूछ लेंगे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब वो भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना, कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखो ऑफ फ्लावर का, तो आप लिख दोगे वहां पे, सिंपल पूछा है ना आपसे, नेम लिखना है तो नेम लिखो। नेक्स्ट में अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लिया लाइक सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप यस, ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, आगे जस्ट जैसे ही मैं ये डिस्कस करूंगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पहले एमसीक्यूज, और हम पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक बायोलॉजी एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए, बट यस आपको ये वीडियोस कंटिन्यू देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप सेक्शन ई पे देखोगे तो सेक्शन ई में आपका आ जाएगा केस बेस्ड। केस बेस्ड में क्या होगा, सिंपल आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आपको उसको रीड करना है, रीड करने के बाद आंसर लिखना है, दैट्स इट। ये भी बहुत छोटा सा है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, यहाँ से क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट है कि क्लास 10th के बच्चे किस तरह से आंसर लिखेंगे। अब मैं जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी ना, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट में भी लिख के बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे एक पर्सनलाइज वीडियो चाहिए। जैसे कि मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर बहुत टफ लगता है। ट्रस्ट मी बच्चों, इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बट येस, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से क्लास में नहीं सुना है, तो वो चैप्टर आपके लिए टफ हो सकता है। बट मैं यहाँ पे वो चैप्टर इतने इजीली बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, ठीक है। उसमें मैं अलग से उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। उसने बोला कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को बाहर पहले डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है, अ प्लांट पैरासाइट कस्क्यूटा। आपको पता है कि कस्क्यूटा को हम क्या बोलते हैं, अमर बेल भी बोलते हैं, अमर बेल। लिखते रहना नोटबुक में, लिखते रहना बेटा, ठीक है। और ये एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट कौन होते हैं, मैं आप ही की लैंग्वेज में बता देती हूँ।
ऐसे दोस्त जो एग्जाम में आपसे पूछे भाई क्या बोलते हैं 15 वाले का एमसीक्यू बता दे, 16 वाले का एमसीक्यू बता दे, और आप बड़े आराम से बता दोगे, यू आर गुड। लेकिन जब आपकी बारी आती है देन दे आर लाइक यार अभी बहुत सारा बच्चा, यार प्लीज डिस्टर्ब मत कर। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, आई वांट टू नो, मुझे ये जरूर जानना है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ या नहीं हुआ। मेरे साथ देखो बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो पैरासाइट्स बोलते हैं, मतलब उन्होंने आपसे तो एडवांटेज ले लिया लेकिन बदले में आपका नुकसान ही हुआ, आपने उसको बताने में टाइम वेस्ट करा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अगर वो फीड कर रहे हैं तो होस्ट को क्या करे, बीमारी देके चले जाएं या फिर उसको वीक कर दे और अपना बेनिफिट ले ले सिर्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अ प्लांट पैरासाइट, ये पैरासाइट है, ये प्लांट को बहुत वीक कर देता है, इसे बोलते हैं हम कस्क्यूटा। तो नहीं, ये तो डायरेक्ट अपने होस्ट से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को सक कर रहा है। नेक्स्ट देखोगे आप एन एनिमल पैरासाइट टेप वॉर्म, ये एनिमल का पैरासाइट है, वर्ड तो सेम है ना। ये कहाँ रहता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में रहता है और ये भी अपनी होस्ट बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन सक करता है। नेक्स्ट देखोगे आप बैक्टीरिया, जिसे आप बोलोगे राइजोबियम। राइजोबियम तो बहुत अच्छा होता है ना। अब राइजोबियम को देखोगे, ये रही ट्री की रूट्स, ये क्या है आपकी ट्री की रूट्स। अब ये क्या करता है, इसको ऐसा लगता है कि वाओ मैं तो एडवांटेज ले रहा हूँ, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि प्लांट इससे एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ बना लेगा घर और इसके घर को बोलते हैं हम रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं हम, रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स में रहता है और हमारे प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो याद रख लेना बेटा, राइजोबियम से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया है। राइजोबियम आपका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है अब फंगाई। फंगाई राइजोपस, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये क्योंकि फंगाई है और फंगाई क्या करते हैं बेटा, सेप्रोफाइटिक टाइप के होता है, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। बाहर पहले ऐसे सिक्रीशंस करते हैं जिनसे इनका फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बाहर इनकी बॉडी के, और उसके बाद क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को ड्रिंक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो एक क्वेश्चन, 4 एक्सप्लेनेशन, 4 आंसर, आपके लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सी, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेंदी है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। और ये किसके रेफरेंस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन के रेफरेंस में है। आप सबसे पहले इसको मार्क करोगे कि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा है बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, हपर तपर में, अरे यार पहला ऑप्शन नहीं तो ठीक है, टिक लगा के आ जाते हैं, बाकी के पढ़ते नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो नॉट को टिक लगाओ, पहले अच्छे से पढ़ो। ये लिखा है द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अ फूड दे ईट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, बिकॉज उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है, सेल्यूलोज। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। एंड इन रूमिनेंट्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, अंडरस्टूड। वेयरएज अगर आप कार्निवोर्स की बात करोगे, क्योंकि वो फ्लैश पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल होती है कंपैरेटिवली टू द हर्बीवोर एंड ओमनीवोर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं हम, विली बोलते हैं। विली आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, और यहीं पे ही आपका फाइनल डाइजेशन होता है। और वो फाइनल डाइजेशन होता है किसका, फैट का। फाइनल डाइजेशन किसका होता है, फैट का। फिर उसके बाद क्या होगा, यहीं से ही फूड एब्जॉर्ब होता है, अंडरस्टूड। एक और चीज आपसे ये तो पूछ लिया कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि स्टार्ट कहाँ होता है, तो स्टार्ट होता है आपका माउथ में,
डाइजेशन आपका माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका जो स्टार्च होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट होगा माउथ में और एंड होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, आपका सिक्रीशन रिसीव कर रहा है लिवर और पेनक्रियाज से। मैं स्टमक बना देती हूँ यहाँ पे। स्टमक इज अ जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिओडेनम। अब देखो मैं एक एक चीज बता रही हूँ। डिओडेनम आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और यहीं पे ही आपका क्या होता है, सिक्रीशन रिसीव होते हैं। बिकॉज आपका फूड जो आ रहा है स्टमक से, क्योंकि स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और HCl प्रेजेंट होने की वजह से फूड तो एसिडिक है, और पेनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, आपके अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो जब एसिड और बेस आपके मिक्स होंगे तो वो फूड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। फूड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप, द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर। उन्होंने लिखा जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो यहां तक हम मान लेते हैं, स्टेटमेंट ठीक है। फ्रॉम एन अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट रिमूव्ड। इन्होंने लिख दिया यहां गलत बात भाई। इन्होंने बोला कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड। हम अनएब्जॉर्ब फूड की बात कहाँ करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फुली रॉन्ग है भाई। खाया ही क्यों जब अनएब्जॉर्ब करना था तो, ठीक है। और या पानी ही एब्जॉर्ब करना था तो पानी ही पी लेते। तो यस, यहाँ पे आपका जो फूड होगा वो, अब हाँ यहां तक तो फिर भी देखो इन्होंने यहां आगे ब्लंडर कर दिया। इन्होंने बोला वाया एनस, मतलब इन्होंने बोला इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। बात तो ठीक है कि एनस के थ्रू होता है, बट एनस जो होता है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है और रेक्टम से, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है। एब्जॉर्प्शन की बात आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन एब्जॉर्ब करता है, विली करता है। मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल आपके बहुत लार्ज साइज के होते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो फैट मॉलिक्यूल्स आपके लैक्टियल्स के थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। एक और चीज लिख लो बेटा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको जब MCQ कराऊंगी तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, और यही तरीका भी होता है पढ़ने का। आप इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन, ठीक है। जीन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। इन एन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज a specific gene is located on a particular chromosome। बात समझ में आ रही है, सही लग रहा है। ये रहा आपका क्रोमोसोम और ये है आपके जीन्स। एक क्रोमोसोम पे आपके मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये आपकी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो यस एक क्रोमोसोम पे आपके मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ठीक है कि ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। यस, नेक्स्ट देखोगे, अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन। इन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन अ सेल। इसको देखते हैं, स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन। उन्होंने बोला कि हर एक क्रोमोसोम के पास एक जीन होता है। अभी तो मैम ने बताया बच्चों कि एक क्रोमोसोम पे आपके मल्टीपल जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेड्स इन अ ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन। हमेशा तो बोलते हो आप कि मेरे जीन्स तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे तो मेरे जीन्स मेरे पापा से मिले हैं, ठीक है। तो यस, आपके जो जीन्स होते हैं ये आपके ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। आप कहोगे मैं इतना टॉल हूँ बिकॉज ये मेरे को मेरे पापा से इनहेरिट हुआ है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। गॉट इट। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सॉरी, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये स्टेटमेंट क्या है, अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन। बेटा जहां कहीं भी लिखा होगा ना जीन एक इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है, वो स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत होगा। तो ये ठीक है आपका, इन एन इंडिविजुअल अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयरएज बाकी के आपके क्या है, गलत है। ओके
नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपने पढ़ी होगी, मुझे तो ये बहुत इजी टॉपिक लगता है, आपको ये टफ लगता है या इजी लगता है, प्लीज कमेंट में मेरे को बताओ। मुझे बहुत इजी लगता है बेटा। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है? ऐसी मूवमेंट जो किसी भी स्टिमुलस की तरफ जा रही है। कौन शो करता है? प्लांट शो करते हैं, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। सही तो है। अगर टच की तरफ हो रहा है तो बोलते हैं उसको थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। किसमें देखोगे आप? टच मी नॉट, ओके। और अगर टेम्परेचर की तरफ को है तो क्या होगा? कमेंट में बताओ। टेम्परेचर की तरफ को क्या होगा वो तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। टच वाला मैंने बता दिया, बहुत इजी है टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। It does not depend upon the direction of a stimulus receive. उसने बोला कि ये डायरेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता। देखते हैं इसको। It is observed only in the root, not in stem. ऐसा किसने बोल दिया भाई? आपका फोटोट्रॉपिज्म जो होता है ये स्टेम ही तो शो करती है, मूव करती है ना टुवर्ड्स द लाइट। और दूसरा क्या है आपका? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ को मूव करेगा। तो यस, दोनों ही तो कर रही है, रूट भी कर रही है और स्टेम भी कर रही है। द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। बेटा किसने बोला इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट? ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपका मैं टच मी नॉट को टच करूँ, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने ग्रोथ कर दी वहीं पे। नो, इट इज नॉट अ ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो भाई ये इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन ए, कि ये क्या है? स्टिमुलस है टच का और टेम्परेचर का। बिल्कुल करेक्ट क्या है आपका? ये ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अब देखो इन्होंने फिर से क्या पूछा? आपका इनकरेक्ट पूछा है। पूरा कंपटीशन ही बना दिया है, सब जगह इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट। भाई वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखो, वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोज पार्ट which are cut from a plant body and is capable of growing into a new individual। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे प्लांट के पार्ट्स होते हैं, चाहे तो ये आप इसको लिख लो स्टेम, चाहे तो आप ले लो लीफ, चाहे तो आप ले लो रूट। ये तीन पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अगर आप इनको कट करके कहीं और लगा दोगे तो वहां से एक नया पौधा उग जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम, क्या आपने इस तरीके की लीफ देखी थी? उन्होंने बोला कि ब्रायोफाइलम का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो लीफ है। यस, यही से ही आपके क्या होते हैं? रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। सही है। पोटैटो स्टेम, बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये लगता है कि पोटैटो एक रूट है। नहीं बेटा, ये तो स्टेम है। यहाँ पे देखो जो पोटैटो आई है ना, ये ट्यूबर है ना, ये आई, इसको कट करोगे ना, यहाँ से एक नया पोटैटो उग जाता है, प्लांट। फिर क्या है? मनी प्लांट स्टेम। सही तो है। मनी प्लांट के आप देखो ना, आप मम्मा लोग क्या करते होंगे, बॉटल में एक छोटा सा स्टेम तोड़ते होंगे, दूसरी जगह लगा देते होंगे, ये ग्रो कर जाता है। तो मनी प्लांट स्टेम से ग्रो करता है। रोज एंड रूट, ये है आपका गलत ऑप्शन। जो रोज होता है उसकी स्टेम लगाई जाती है, रूट नहीं लगाई जाती, ओके। आप कभी भी देखोगे गुलाब की टहनी कट करते हैं, उसको फिर दूसरी जगह लगा देते हैं और वहीं से नए रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस विल बी अ रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। सी, ये जो है ना, मैं लास्ट आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये असर्शन एंड रीजन है। इसके बाद वाले जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम वेरी शॉर्ट वाले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है असर्शन रीजन। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बच्चे ये तो पता लगा लेते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, बट उनको ये पता लगाने में बहुत टाइम लगता है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व होते हैं। तो द क्वेश्चन इज, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। 100% सही। ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, बच्चों ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? इट्स अ फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट इन अवर ब्लड। तो कहीं से कहीं तक ये आपका क्लॉटिंग में काम नहीं करता है,
ये फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप WBC। WBC का जो काम होता है बेटा वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। तो इसका आंसर जो है वो असर्शन राइट, वेयर एज रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ना कि WBC की वजह से। तो ऑप्शन कौन सा वाला ठीक होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ये सेक्शन बी शुरू हो गया है। इफ यू वांट अ फुल डिटेल्ड वीडियो ऑन अ सेक्शन बी ऑल्सो, सी ऑल्सो, डी ऑल्सो एंड ई, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने साइड से बनाऊंगी। अगर कोई टॉपिक आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड यस, अगर आपने ये वीडियो सेशन कंप्लीट कर लिए तो बोर्ड में आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस मेथड को, जिस तरीके से मैं बताऊंगी कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बायो पे ही अप्लाई होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।